वेलकम टू द पढ़ंतु आईएएस। आप सभी का द पढ़ंतु आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाफ ईयरली करंट अफेयर देखेंगे। हाफ ईयरली डॉट्स कब से कब तक का रहेगा ये रहेगा हमारा जनवरी 2023 से लेके जून 2023 का जितना न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे छत्तीसगढ़ किस चीज़ के लिए, छत्तीसगढ़ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी है वो न्यूज़ हम देखेंगे। ये किसके लिए, ये जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ये इंडिया के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का जो करंट अफेयर है उसके लिए छत्तीसगढ़ का आपको सर ने पढ़ाई दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है बाबर आजम, दूसरा बी बेन स्टोक्स, सी सूर्य कुमार यादव, डी विराट कोहली। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो किनको मिला है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम को दिया गया है। अच्छा सर, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको बोलते हैं? ये है हमारा आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिनको पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं को वो क्या कहलाता है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको बोला जाता है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलता है उसको बोला जाता है। किनको दिया गया है? बाबर आजम को दिया गया है। अच्छा, बाबर आजम को क्या मिला है? वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बेन स्टोक को मिला है। T20 के लिए किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है, मेंस में इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो ये मार्को जेनसन को मिला है। ठीक है, ऐसे ही महिलाओं के लिए क्या होता है? रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी होता है। ये ट्रॉफी किसके लिए होता है? आईसीसी के वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर है उनको दिया जाता है। तो किनको मिला है? नेटली साइवर ब्रंट को। ठीक है, ये वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रही हैं इस साल। और आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको मिला है? तो तहलिया मैकग्राथ को मिला है। ठीक है, आईसीसी वर्ष की उभरती हुई महिला क्रिकेटर किनको मिला है? तो रेणुका सिंह को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या बोल रहा है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसे दिया गया है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड। तो किनको मिला है? बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब। ठीक है, इसमें रनर अप कौन रहा है? हमारा भारत रहा है। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 कहाँ खेला गया है? ओवल लंदन में खेला गया था। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ठीक है, आईसीसी की सभी खिताब जीतने वाली एकमात्र टीम जो अभी है कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुचर्चित प्रतियोगिता आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए है गुजरात टाइटन, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है राजस्थान रॉयल्स और ऑप्शन डी है चेन्नई सुपर किंग्स। तो किनको मिला है? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चेन्नई इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया है। सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल में 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है और ऐसा करने वाली यह मुंबई के बाद दूसरी टीम बन गई है। ठीक है, मतलब 5 बार खिताब सीएसके भी जीता है और सीएसके के पहले मुंबई भी जीत चुका है। आईपीएल का चैंपियन कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग्स। और इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला है? सुमन गिल को। ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है? तो ऑरेंज कैप जो बैटिंग के लिए जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस करता है बैटिंग में, उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। किसे मिला है? सुमन गिल को मिला है। पर्पल कैप किसको मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है। पर्पल कैप किस लिए दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, है ना, उसको पर्पल कैप दिया जाता है। अच्छा, सुमन गिल और मोहम्मद शमी ये दोनों गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? सुमन गिल को। ये कौन है? गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला है? यशस्वी जायसवाल को मिला है। ये किस टीम से खेलते हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हैं। किसकी टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हैं। आगे देखते हैं। पहली बार महिला आईपीएल लीग जो WPL हुआ है, महिला आईपीएल लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, बी ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, सी है गुजरात जायंट्स और डी है आपका यूपी वॉरियर्स। इसका आंसर क्या है? आंसर बी मुंबई इंडियंस। मुंबई ने दिल्ली को 7 विकेट से हरा के महिला आईपीएल का पहला सीजन अपने नाम कर लिया है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिला जाता है। किनको दिया गया है? तो हेली मैथ्यूज़ को दिया गया है। ये मुंबई इंडियंस की हैं और इनको 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है। किनको मिला है? मेग लैनिंग को मिला हुआ है। ये किस टीम से है? ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम से थी। इनको भी 5 लाख रुपए का राशि प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस देश ने पहली बार महिला अंडर 19
का T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता बनी है। क्या बोल रहा है, महिलाओं में अंडर 19 की जो महिला टीम थी किसकी T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता बनी है। कब, पहली बार बोल रहे हैं। तो कौन सी टीम है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी साउथ अफ्रीका। तो कौन सी टीम है? ये आंसर है हमारा भारत। क्या बोला है, आगे पढ़ लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को हराकर, किसको हराया है? इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो सैफ अली वर्मा है। इंग्लैंड पर 7 विकेट की व्यापक जीत के बाद भारत पहली बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप विजेता बन गया है। ठीक है, आईसीसी का अंडर 19 महिला T20 विश्व कप विजेता बना है पहली बार। अच्छा, इसमें एक बात और जानने का है कि जो पहली बार है इंडिया में जो वुमेंस टीम है वो पहली बार किसी आईसीसी के टूर्नामेंट का चैंपियन बना है। ठीक है, विजेता बना है। फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के पोचेस्ट्रूम में खेला गया था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो ग्रेस स्क्रीवेंस को मिला है। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो श्वेता सहरावत हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है? तो मैगी क्लार्क थी। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। देखिए, ये जो था ये अंडर 19 के लिए था और ये जो है ये क्या है, ओवरऑल था, है ना। T20 जो विश्व कप हुआ था 2023 में, उसमें किसके बीच फाइनल हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच। तो कौन जीता है इसको? ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है कि अंडर 19 में कौन जीता है? अंडर 19 में इंडिया जीता है और ओवरऑल जो T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ठीक, उड़ीसा में। किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी भारत। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी जर्मनी। तो बेल्जियम को हराकर, किसको हराया है? बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने तीसरी बार हॉकी विश्व कप विजेता बना है। ठीक है, जर्मनी तीसरी बार हॉकी विश्व कप अपने नाम किया है। इसके बाद क्या है, सबसे अधिक बार कौन जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला कौन है? पाकिस्तान है। ठीक, 2023 का जो ये क्या है आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, 2023 का जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप भारत द्वारा राउरकेला उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में आयोजित किया गया। और इसको कौन जीता है? जर्मनी जीता है तीसरी बार। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? पाकिस्तान। कितनी बार? 4 बार जीता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और क्या बोल रहा है, पुरुष हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का प्रमुख आयोजन है और हर 4 साल में ये जो प्रतियोगिता होता है ये कब होता है? हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। टूर्नामेंट का ये 15वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। इसमें क्या हुआ, हॉकी ये कब से कब तक चला है? 13 जनवरी से लेके 29 जनवरी 2023 तक क्या है, कहाँ हुआ है? भारत में। भारत के कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन जीता है? जर्मनी। किसको हराया है? बेल्जियम। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था, ये याद रखना है। यह टूर्नामेंट पहली बार 1971 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। पाकिस्तान टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है जो 4 बार जीता है। टूर्नामेंट के 2023 संस्करण में 16 टीम थी। कितनी टीमें शामिल थी? ये कभी कभार पूछ देता है। तो कितनी टीमें शामिल थी? 16 टीमें शामिल थी। मैच 2 स्थानों में कहाँ आयोजित किया गया? 2 स्थान कौन सा? भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि हॉकी का वर्ल्ड कप उड़ीसा के किन 2 शहरों में हुआ था, तो आप बता सकते हो भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप की सबसे सफल टीम पाकिस्तान इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं ली है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। टूर्नामेंट 29 जनवरी को जर्मनी और बेल्जियम के बीच फाइनल हुआ था। ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हरा के हॉकी का विश्व चैंपियन बना। ठीक है, जर्मनी कितने बार जीता है? 3 बार जीता है। सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? जेरेमी हैवर्ड। कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है बने? निकलस वेलन। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड किनको मिला? मुस्तफ़ा कैसिम। ये कहाँ के हैं? कासिम। ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किनको मिला? तो विंसेंट वनसैच को मिला। कहाँ के हैं ये बेल्जियम के हैं। उसके बाद जो पुरुष हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
हॉकी विश्व कप का जो 16वां संस्करण है 2026 में होगा, ठीक है। ये अभी जो था वो 15वां था, नेक्स्ट 2026 में होगा वो कौन सा है, 16वां संस्करण होगा। और यह वावरे बेल्जियम में और एम्स्टेलविन नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। मतलब 2 कंट्रियों में होगा, एक बेल्जियम और एक नीदरलैंड में, ठीक है। संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा 16वां संस्करण 2026 में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चार्ट में पूरा दिया गया है कब से कब तक कहाँ कहाँ हुआ है, कौन विनर है कौन रनर अप है, ठीक है। एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? कौन सा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पहला है हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखो ये एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुआ है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये कौन सा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक सहित 161 पदक हासिल करके ओवरऑल चैंपियन बना है। तो इसका चैंपियन कौन बना है? खेलो इंडिया यूथ गेम का चैंपियन कौन बना है 2023 में? महाराष्ट्र बना है। उसके बाद कौन है? हरियाणा, और जो मेजबान था मध्य प्रदेश वो 3rd प्लेस पे रहा है, ठीक है। कब से कब तक चला है? तो 31 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक ये कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर महिला चीता, जिसका नाम आशा रखा गया था, और मोगली को बनाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। अभी देख रहे थे वो यूथ गेम्स था, ये है विंटर गेम्स, ठीक। इसमें कौन जीता? इसमें जम्मू कश्मीर है ना, ये जो विंटर गेम्स हो रहे थे ये कहाँ हुआ? ये मेजबान जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 10 से 14 फरवरी 2023 तक, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है? हिम तेंदुआ को बनाया गया था। तो मेजबान जम्मू कश्मीर है वो टॉप पे रहा है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा किसमें किसमें। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। यूथ गेम्स में एक टॉप पे कौन रहा है? महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ टॉप पे कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में किसको प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी करीम बेंजेमा, डी किलियन एम्बापे। किनको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है, ठीक है। विश्व कप चैंपियन लियोनेल मेसी ने एक बार फिर फीफा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम किया। और महिलाओं में किनको मिला है? तो ये दूसरी बार लगातार जीती हैं। कौन? स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास, ठीक है। ये बार्सिलोना से खेलती हैं और ये अभी PSG से खेलते थे, और 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो अपने नाम किए हैं, ठीक है। और ये आयोजन कौन करता है? तो फीफा करता है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों। जैसे बहुत सारा हम क्रिकेट का गेम खेलते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्रिकेट के, फुटबॉल से क्वेश्चन आते हैं, टेनिस से आते हैं, है ना। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कभी भी आप कंफ्यूज ना हों कि अंडर 19 कौन जीता था, ओवरऑल में कौन जीता है ना। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप कभी भी पढ़ेंगे तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, और चार्ट में आप ना पूरा नाम लिख लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप करना है, ठीक है। जैसे हम लोग क्रिकेट का देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट। अब क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है टेस्ट, एक होता है वनडे ODI, और एक होता है T20, ठीक है। अब टेस्ट में एक होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है। इसमें भी कुछ कुछ गेम्स होते हैं, एक वर्ल्ड कप होता है और एक एशिया कप होता है, ठीक है, एक एशिया कप होता है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी होता था, अब चैंपियंस ट्रॉफी T20 में आ चुका है, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है? इसमें वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, ठीक है, और एक होता है आपका जो IPL है ये। अब इसमें देखो, ये इसका तो अभी आपको हाल फिलहाल में पता ही है कि अभी ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया जीता 2023 में। अब जब होगा 2023 से 2026 तक का, तब आप उसमें बता सकते हैं कि कौन जीता है वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप तो मेल फीमेल दोनों में होता है, मैन और वुमेन में।
तो वुमेन का कौन जीता है, मैन का कौन जीता है, ये बताना है। तो 2022 में हुआ था, उसको आपको देखना, सॉरी 2023 में होगा, जब होगा तो आप वहाँ लिख सकते हो। एशियन कप कौन जीता है ना, मैन वुमेन में होता है, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। वर्ल्ड कप T20 में मैन वुमेन कौन जीता है वो आप यहाँ लिख सकते हो। एशिया कप मैन वुमेन कौन जीता लिख सकते हो। IPL मैन वुमेन, जैसे अभी IPL मैन वुमेन हो चुका है, मैन में कौन जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। इसमें कौन जीता है, मुंबई इंडियंस, ठीक है। अब आप ऐसा बना सकते हो। अवार्ड की बारी हो गई, तो अवार्ड में आप लिख सकते हो टेस्ट में किसको मिला है, तो टेस्ट में बेन स्टोक को मिला है। ODI में किसको मिला है, बाबर आजम को मिला है। T20 में किसको मिला है, सूर्य कुमार यादव को मिला है। इस प्रकार से आप क्या है एक चार्ट बनाओगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फुटबॉल का देखोगे तो फुटबॉल का आपको मिलेगा। फुटबॉल को आप वर्ल्ड और इंडिया के पर्सपेक्टिव में डाल सकते हो। वर्ल्ड के हिसाब से वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, एक वर्ल्ड कप होता है और एक क्लब वर्ल्ड कप होता है। क्लब वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, कौन जीता, तो अर्जेंटीना जीता है। इसको क्लब वर्ल्ड कप को कौन जीता है, तो इसको रियल मैड्रिड की टीम जीती है, ठीक है, स्पेन की टीम है, ये आपको याद रखना है। वैसे इंडिया खेलता है, तो इंडिया जैसे एशिया कप खेलता है, अभी सैफ ट्रॉफी खेल रहा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारा और ट्रॉफी रहता है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे ऐसा चार्ट बना के लिखते जाइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, क्या बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इनमें से कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण जीता कि रजत कि कांस्य या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर है ए, स्वर्ण जीता है, ठीक है। सात्विक और चिराग 2023 में BWF 1000, ठीक है। BWF क्या होता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1000, ठीक है। इंडोनेशिया ओपन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है, पहली भारतीय जोड़ी बन गई है, ठीक है। ये जोड़ी ऐसी है जो बैडमिंटन के हर फॉर्मेट में क्या है, स्वर्ण जीत चुकी है। जैसे आप देखोगे तो सुपर 100 करके होता है एक, ठीक, हैदराबाद ओपन हुआ था 2018 में, उसको जीती है। सुपर 300 हुआ था, ठीक है, स्विस ओपन, उसका खिताब जीत चुकी है 2023 में। फिर सुपर 500 हुआ था थाईलैंड में 2019 में, उसमें उसका खिताब जीत गई है, वो उस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय बनी, पहली भारतीय जोड़ी बनी। सुपर 750 फ्रेंच ओपन हुआ था, ठीक है, 2022 में, उसको जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। मतलब लगभग सारे फॉर्मेट, जो भी ये फॉर्मेट है, सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500, सुपर 750, सुपर 1000, ठीक है। तो इन सब फॉर्मेट को में क्या है, गोल्ड जीतने वाली ये एक लौती इंडियन जोड़ी है, ठीक है। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी क्या है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब विजेता कौन बना है। ए यान निपोमनियात्वी, बी विश्वनाथ आनंद और सी डिंग लीरेन और डी है मैग्नस कार्लसन। कौन है इसका आंसर, डिंग लीरेन। किनको, चीन के डिंग लीरेन विश्व शतरंज इतिहास के 17वें विश्व चैंपियन बन गए हैं, ठीक है। कौन जीता है, चीन के डिंग लीरेन। डिंग भारत के विश्वनाथ आनंद के बाद एशिया से यह खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। मतलब एशिया में सबसे पहले कौन जीता है, विश्वनाथ आनंद, और उसके बाद कौन बनना है, डिंग लीरेन। 10 वर्षों से शतरंज के बादशाह कौन थे, मैग्नस कार्लसन। इन पूर्व विश्व विजेता हो गए हैं, ठीक है। मतलब 10 वर्ष के बाद से वे वापस एशिया में आ चुका है, ठीक, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है। ए मार्क सेल्बी, बी पंकज आडवाणी, सी लुका ब्रेसेल, डी रॉनी ओसुलिवन, ठीक है। क्या है आंसर इसका, बेल्जियम के 28 वर्षीय स्नूकर खिलाड़ी लुका ब्रेसेल ने फाइनल में मार्क सेल्बी को हराकर अपना विश्व कप खिताब जीता। शेफील्ड के क्रूसिबल में फाइनल मुकाबला खेला गया था। कहाँ खेला गया था, शेफील्ड के क्रूसिबल में, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट केवल इतना ही है कि कौन जीता है, लुका ब्रेसेल ने जीता है। आगे IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ऑप्शन A 1, B 2, C 3 या ऑप्शन D 4 स्वर्ण पदक, 4 स्वर्ण पदक। क्या है आंसर, ऑप्शन D 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने किसने जीता है। 48 किलोग्राम भार में
नीतू घनघास ने जीता है। 50 किलोग्राम भार वर्ग में कौन जीता है? निकहत झरीन ने जीता है। 75 केजी भार वर्ग में कौन? लवलीना बोरगोहेन। और 81 केजी भार वर्ग में स्वीटी बोरा ने जीता है। ठीक है, इसके साथ ही भारत सबसे अधिक 3 बार इस प्रतियोगिता की मेज़बानी करने वाला देश भी बन गया है। मतलब सबसे ज़्यादा मेज़बानी करने वाला देश कौन है? अभी भारत। ठीक है, ये याद रखना है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, ये याद रखना। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसका? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, बी रिकी हिजिकाता, और सी राफेल मोटास, डी जेसन कबलर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ठीक है, 10वीं बार नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं ने ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। कितनी बार जीते हैं? 10 बार। ठीक है, मेलबोर्न के रॉड लेवल एरिना में फाइनल मुकाबले में स्टेफानोस सित्सिपास को मात दिए। नोवाक जोकोविच का यह 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। ठीक है, कौन सा नंबर का था? 22वां। फिलहाल ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे अभी आप फ्रेंच ओपन देखोगे उसको भी नोवाक जोकोविच ने जीता है और वो 23वां ग्रैंड स्लैम है। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले क्या है? ये खिलाड़ी भी बन गए हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स कौन जीता है? राफेल नडाल, ये 22 है, और ये है आपका नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो है ये 23 है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 और फ्रेंच ओपन 3, विंबलडन 7 और यूएस ओपन 3। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे रोजर फेडरर है और पीट सैम्प्रास फोर्थ पे है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे, थोड़ा ये आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेलारूस की अरीना साबालेंका ने एलेना रिबाकिना को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। देखिए, पुरुष में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में किसने जीता है? अरीना साबालेंका ने। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंच ओपन हुआ है। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? ये बताना है। नाओमी ओसाका, बी एगा स्विटेक, सी सेरेना विलियम्स और डी कैरोलिना मुचोवा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी इगा स्विटेक। ठीक है, पोलैंड की जो इगा स्विटेक है ने फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पेरिस के रोलैंड गैरोस में नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर अपना 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। अब 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया मतलब सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये याद रखना आपको। अच्छा, इसमें आपको मैं और कुछ बता देता हूँ। देखिए, जो टेनिस है ये 4 फॉर्मेट में होता है। एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और यूएस टूर होता है। ठीक है, यूएस ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, ये होता है जनवरी जैन में, और ये होता है अभी आपके मई में, ये होगा आपका मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक के आसपास। ठीक है, और ये जाएगा आपका जुलाई अगस्त के आसपास, ये आपका होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 की तालिका सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो कौन से स्थान पर रहा है भारत? बी द्वितीय स्थान पर रहा है। मेजबान भारत ने भोपाल में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 का समापन कुल 7 पदकों के साथ किया। भारत के स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो सरबजोत सिंह है। ठीक है, पुरुष का 10 मीटर एयर पिस्टल में ये क्या है? स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। रजत पदक जीतने वाले कौन है? वरुण तोमर और रिदम सांगवान। ये किसमें रजत पदक जीते हैं? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में जीते हैं। कांस्य में कौन है? वरुण तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नर्मदा राजू की जोड़ी, मनु भाकर, शिफ्ट कौर सामरा ने जीता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीष्मकालीन स्पेशल ओलंपिक का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी बर्लिन जर्मनी, सी टोक्यो जापान, डी रोम इटली। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी बर्लिन
ठीक है। भारत को कुल 200 पदक मिले हैं इसमें। अच्छा, ये क्या है? ग्रीष्मकालीन स्पेशल ओलंपिक, ठीक है, ये याद रखना। 16वां संस्करण था किसके? ग्रीष्मकालीन स्पेशल ओलंपिक का, ठीक है, ये याद रखना, स्पेशल ओलंपिक आप। ये इसमें कितना 200 पदक भारत को मिले हैं। स्वर्ण पदक कितने? 76, रजत 75, कांस्य 51, ठीक है। इसका मोटो क्या था? अनबीटेबल टुगेदर। 17 से 25 जून 2023 तक विशेष ओलंपिक विश्व खेल बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में पहली बार आयोजित हुआ है, ठीक है। अगला जो ग्रीष्मकालीन स्पेशल ओलंपिक है वो कहाँ होगा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 2027 में। और जो शीतकालीन स्पेशल ओलंपिक है वो कहाँ होगा? तुरिन इटली में। कब होगा? 2025 में, ये याद रखना है आपको। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है पद्म विभूषण, ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ठीक है। देखो, पद्मश्री इनको मिल चुका है 1988 में ही, और पद्म भूषण 2002 में। पद्म विभूषण अभी 2023 में प्रदान किया गया है, ठीक है। पद्म विभूषण 2023 में प्रदान किया गया है। इनके साथ साथ 5 अन्य को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? एक, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इनमें हायरार्की अगर बताएं तो कौन सा होगा? तो सबसे ऊपर रहता है भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। मतलब आपको जाना है ऐसा, ठीक है। भारत रत्न, उसके बाद विभूषण, भूषण, फिर श्री, ठीक है। कला अब किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, सिविल सेवा, खेल, अन्य क्षेत्र जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, मानवाधिकारों की सुरक्षा, वन्यजीव संघर्ष आदि में उत्कृष्टतापूर्ण कार्य किया हो तो उनको पद्मश्री या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ये सब आप एक बार पढ़ लेना। देखिए, आज तक भारत रत्न केवल 48 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण 331 व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है, पद्म विभूषण 1303 और पद्मश्री कितने को? 3421, ठीक है। अच्छा, ये देखो, आप जो पुरस्कारों की संख्या है वो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इस साल जो पद्म विभूषण मिला है तो किनको मिला है? 6 पद्म विभूषण मिला है। किनको मिला है यहाँ सब लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पद्म भूषण कितने को मिला है? 9 लोगों को मिला है, ठीक है। और पद्म श्री किनको मिला है? 91 लोगों को मिला है। 95वां जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन बी RRR और ऑप्शन सी द बॉय, ऑप्शन डी द व्हेल, ठीक है। किसको मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए द एलिफेंट विस्पर्स। भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कार्तिक गोंजाल्वेज और गुनीत मुंगा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किसके लिए? द वेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो मिशेल यो को मिला है। किसके लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए मिला है। और एनिमेटेड फीचर फिल्म किसकी को मिला है? पिनोकियो को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला गया, ठीक है। आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है RRR, ऑप्शन बी द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन सी गंगूबाई, ऑप्शन डी ब्रह्मास्त्र। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी द कश्मीर फाइल्स को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके थ्रू मिलता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है।
सम्मानित व्यक्तित्व को भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता दी गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर किसका अवार्ड किसको मिला है? तो RRR को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई को मिला है, गंगूबाई के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर बाल्की को चुप मूवी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है बधाई हो, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी गंगूबाई, ऑप्शन डी ब्रह्मास्त्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गंगूबाई। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? राजकुमार राव को बधाई हो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो प्रेम चोपड़ा को मिला है। ठीक है, ये कौन सा है? 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है। ठीक है, इसके पहले जो देखे थे वो क्या था? दादा साहब फाल्के, उसमें किनको मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड? उसमें द कश्मीर फाइल्स को मिला है। ठीक है, अब आते हैं आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को प्रदान किया, किस फिल्म को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है गंगूबाई, ऑप्शन बी विक्रम वेदा, ऑप्शन सी दृश्यम 2, ऑप्शन डी पठान। तो किसको मिला है? किनको दिया गया है? दृश्यम 2 को प्रदान किया गया है। ठीक है, कहाँ हुआ था? अबू धाबी में आयोजित किया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। और बेस्ट डायरेक्शन के लिए आर माधवन को अवार्ड दिया गया है। किस चीज़ के लिए, किस मूवी के लिए? रॉकेटरी के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, इसमें और जो अपना फिल्म जगत है उसमें ये तीन ही आपका इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और एक फिल्म फेयर अवार्ड, और एक आईफा अवार्ड। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो आप एक बार चार्ट प्रिपेयर कर लो और उसमें क्या है उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे कन्फ्यूज़न थोड़ा कम हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में गणित का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एबेल पुरस्कार, उसको किससे दिया गया है? ऑप्शन ए डेनिस पार्नेल, ऑप्शन बी लुइस कैफरेली, ऑप्शन सी श्रीनिवास SR वर्धन, और डी GN पियरे। तो इसका आंसर क्या है? लुइस कैफरेली, ऑप्शन बी। अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। किसके लिए? नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए दिया गया है। पहली बार यह अवार्ड 2003 में GN पियरे को दिया गया था। ठीक है, और क्यों दिया गया था? गणित के कई हिस्सों को आधुनिक बनाने का काम किया था, इसलिए दिया गया था। एबेल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसका 2 कारण है। क्या कारण है? तो गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहला रीज़न। और एबेल दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, हर साल एक या एक से अधिक लोगों को गणित में उनके योगदान के लिए एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस व्यक्ति को सांख्यिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला सांख्यिकी पुरस्कार, सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले सांख्यिकी पुरस्कार से नवाजित किया गया है? ऑप्शन ए है CR राव, ऑप्शन बी आनंद कुमार, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी भूपेंद्र शास्त्री। तो किनको मिला है? ऑप्शन ए CR राव को मिला गया। 2023 सांख्यिकी पुरस्कार, जिसे सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष के रूप में माना जाता है, को कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव, एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को सम्मानित किया गया है। 2016 में स्थापित पुरस्कार को हर 2 वर्ष में, ठीक है, हर 2 वर्ष में एक व्यक्ति या टीम को प्रदान किया जाता है जिसने सांख्यिकी का उपयोग करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण कार्य किया हो। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव 1920 में कर्नाटक में जन्मे एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं। राव का अभिनव पेपर इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेसी अटेनेबल इन द एस्टिमेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स 1945 में कलकत्ता गणित समाज के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था। बाद में इस पेपर को बुक ब्रेक थ्रू इन स्टैटिक्स 1890 से 1990 में शामिल किया गया। और इससे बड़ी बात यह है कि राव उस समय केवल 25 वर्ष के थे और उसके 2 साल पहले ही ये स्टैटिक्स का अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके थे। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में। सोचिए कितने सालों बाद इनको क्या है सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
ऑप्शन ए है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी दामोदर मोजो, ऑप्शन सी अमरकांत और ऑप्शन डी है प्रतिभा राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दामोदर मोजो को दिया गया है। गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मोजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोजो के प्रसिद्ध उपन्यास कर्मेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है स्टिल वन, ऑप्शन बी है द वेल, ऑप्शन सी टाइम शेल्टर और ऑप्शन डी है स्टैंडिंग हैवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टाइम शेल्टर। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गोस्पोदिनोव प्रथम बुल्गारियाई लेखक बन गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। 2022 में किनको मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था। उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए प्रदान किया गया था। इनको इंग्लिश में वो हट गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली यह पहली पुस्तक थी। ठीक है। अच्छा, ये रहा। डेजी रॉकवेल ने इसको क्या है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, रेत समाधि को टॉम ऑफ सैंड के रूप में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसको मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता था, नोबेल पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह प्रति वर्ष किसी ऐसी फिक्शन पुस्तक या काल्पनिक पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और जो यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में किया गया था। इस्माइल कादरी इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणा तिलक को उनके दूसरे उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। देखिए, इसके पहले मैं जो बताया गीतांजलि सी 2022 में इनको बुकर पुरस्कार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का प्रदान किया गया था, और यहाँ भी मैं बताया हूँ कि बुकर पुरस्कार 2022 में मिला है। इनमें से ये भी सही हैं, वो भी सही हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जिनको मैन बुकर पुरस्कार भी बोला जाता है, और ये बुकर पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 पूछा तो गीतांजलि श्री को टिक करना है, और बुकर पुरस्कार 2022 बोला है तो हमको किनको करना है? सिहान करुणा तिलक को टिक करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखना है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 के लिए हिंदी उपन्यास हेतु किससे और किस कृति के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए है अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। ऑप्शन बी गरिमा सक्सेना है छिपा सूरज कहाँ पर के लिए दिया गया है। गौरव पांडे धरती भी एक चिड़िया है। तरुण यदुवंशी जिनका उपन्यास, उनका जो कृति है कुछ पन्ने तुम्हारे नाम के, इनके अब इनमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। यहाँ पर मैं सारे लैंग्वेज में जिनको जिनको मिला है मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, इसको आप देख लेना। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो उड़िया लैंग्वेज है उनके लिए कोई अवार्ड नहीं प्रदान किया गया है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अभी जो देखे थे वो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार था। ठीक है, और ये क्या है? साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, साहित्य अकादमी का 5 पुरस्कार आता है। ठीक है, एक खुद साहित्य अकादमी करके पुरस्कार आएगा, एक युवा पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी का, और एक बाल पुरस्कार होता है। ठीक है, 2 इसके और पुरस्कार होते हैं। ठीक है, क्या बोला है? हाल ही में साहित्य अकादमी का हिंदी साहित्य में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसमें? हिंदी साहित्य के लिए, मतलब हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सूर्यनाथ सिंह, सुधा मूर्ति, सी गुरमीत कड़ियालवी और डी मतीन अचालपुरी। किनको प्रदान किया गया है हिंदी के लिए? तो ऑप्शन ए हमारा किनको प्रदान किया गया है? सूर्यनाथ सिंह को। ठीक है, क्या बोल रहा है? साहित्य अकादमी वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सूर्यनाथ सिंह को किसके लिए? कौतुक ऐप के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। अंग्रेजी साहित्य में किनको मिला है? तो सुधा मूर्ति को मिला है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी। ठीक है, पंजाबी के लिए किनको मिला है? गुरमीत कड़ियालवी को मिला है सच्ची दी कहानी के लिए। उर्दू साहित्य के लिए किनको मिला है? स्वर्गीय मतीन अचालपुरी की पुस्तक को ममता की डोर के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा एक लिस्ट दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे और आपको याद करना है कि कश्मीरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ था उड़िया के लिए, युवा
साहित्य अकादमी का जो युवा साहित्य पुरस्कार था उसमें उड़िया के लिए था, और यहाँ पर किसके लिए, कश्मीरी भाषा के लिए है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ओमान को प्रदान किया गया है। बी योहिए सासाकावा, जापान के जो हैं उनको प्रदान किया गया है। या सी गीता प्रेस जो गोरखपुर में है उनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को प्रदान किया गया है। किनको प्रदान किया गया है, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन सी गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये अभी विवाद में आ गया था। क्या बोल रहे हैं, गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। इस पुरस्कार को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक पारंपरिक हस्तकला वस्तु शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति क्या है, इसका चुनाव करती है कि किनको हम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करें। अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में जो उत्कृष्ट योगदान दिए रहते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गोरखपुर जो गीता प्रेस है गोरखपुर का, उसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ था इसका, 1923 में 29 अप्रैल को। स्थान कहाँ हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। संस्थापक कौन है, तो जयदयाल गोयनका और घनश्याम दास जालान। ठीक है, गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है जिसने 14 भाषा में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता भी शामिल है। संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों में विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया है। गीता प्रेस अपने संबद्ध संगठनों के साथ जीवन की बेहतरी और सभी की भलाई के लिए प्रयासरत है। 2015 के लिए किनको मिला था, स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को प्रदान किया गया है। 2018 में जापान के योहिए सासाकावा को मिला है, और हाल के पुरस्कार विजेता में सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को 2019 में मिला हुआ था। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो गीता प्रेस गोरखपुर को जो गांधी शांति पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किया गया था उसको उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था, है ना, क्योंकि जो गीता प्रेस है इनका मानना है कि इनका जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि हम किसी से क्या है उपहार या दान लें, है ना। इसलिए उन्होंने जो 1 करोड़ की जो राशि इनको प्रदान की गई थी, पुरस्कृत की गई थी, उसको इन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया जाने वाला पुलित्जर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है BBC न्यूज़ को, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन बी सी इंडियन एक्सप्रेस को, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क टाइम्स को। किनको प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की जुझारू कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित 2 पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं। किनको मिला है, एसोसिएटेड प्रेस को किसके लिए मिला है, जुझारू कवरेज के लिए। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को किसके लिए मिला है, युद्ध के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरीज के लिए मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग सम्मान अर्जित किया। अमेरिका में जो संघीय एजेंसी के अधिकारियों के बीच वित्तीय टकराव पर खोजी रिपोर्टिंग करने वाली स्ट्रीट जर्नल को, ठीक है, किसके लिए मिला है, संघीय एजेंसी के अधिकारियों के बीच वित्तीय टकराव पर जो खोजबीन के लिए रिपोर्टिंग किया गया था उसके लिए प्रदान किया गया। किसको, स्ट्रीट जर्नल को। लॉस एंजलिस टाइम्स ने ब्रेकिंग खबर के लिए पुलित्जर अवार्ड क्या है, जीता है। ठीक है, इसने अधिकारियों द्वारा नस्लीय टिप्पणी करने से संबंधित खबर ब्रेक की थी। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान किया गया है। तो कौन सा रैंक प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी है 15वां और ऑप्शन डी है 17वां। तो कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, ऑप्शन बी 13वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, यह रिपोर्ट पहली बार कब आया था, सन 2000 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। उनके संस्थापक कौन थे, स्टीव केली लिया द्वारा बनाया गया था। इस वर्ष वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 10वां संस्करण है, मनाया जा रहा है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार की गई है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का उद्देश्य क्या है, सबसे अधिक आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित देश पर नज़र रखना और उन्हें मदद पहुंचाना। ठीक है, 2023 में अफगानिस्तान वो देश है जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित
है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से नंबर पे है? 13वें नंबर पे है। वर्तमान में दुनिया में सबसे सक्रिय आतंकवादी समूह किसको बोला गया है? इस्लामिक स्टेट IS को बोला गया है, अल शबाब, जमात नुसरत अल इस्लाम वॉल मुस्लिमीन JNIM को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को बोला गया है। क्या बोला है? सक्रिय आतंकवादी समूह। आगे देखते हैं, सिप्री 2023 के द्वारा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? आयातक देश बोला है तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी चीन। कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत, ऑप्शन ए। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में सिप्री कहा जाता है, कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 11% वर्ष 2018 से लेकर 2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आयातक रहा है। ये 11% कहाँ है? क्या चीज़ है? तो पूरे विश्व का जो आयातक है, हथियार आयातक में, उसका 11% भारत अपने देश में आयात करवाता है। ठीक है, मतलब 100% में 11% केवल भारत ही आयात करवाता है। हथियार आयातक देश में और कौन कौन है? तो सेकंड में आता है सऊदी अरब 9.6% के साथ, तीसरे में आता है कतर, चौथे में ऑस्ट्रेलिया और पाँचवें में चीन। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है। अब 11% की कमी आने का रीज़न क्या है? कि हम क्या कर रहे हैं? मेक इन इंडिया की ओर जा रहे हैं कि भारत में ही हम अपने हथियार, अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो ये कमी आई है 11%, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का ही क्या है? नतीजा है। हथियार निर्यातक देश कौन है? तो अमेरिका है टॉप पे 40% के साथ, रूस 16%, फ्रांस 11 और चीन 5.2, जर्मनी 4.2 हथियार निर्यात करता है। ठीक है, कौन कौन है? सबसे पहले है अमेरिका, फिर रूस, फिर फ्रांस, उसके बाद चीन, उसके बाद जर्मनी। ठीक। सिप्री कौन है? तो सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 117वां, ऑप्शन बी 127वां, ऑप्शन सी 135वां और ऑप्शन डी 137वां। कौन सा स्थान है वैश्विक लैंगिक अंतराल में? ऑप्शन क्या है आंसर? ऑप्शन बी 127वां। ठीक है, कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इस वर्ष मतलब 2023 में 2022 के मुकाबले भारत कितना पायदान सुधरा है? 8 पायदान सुधार करते हुए 135वीं रैंक से 127वीं रैंक पे पहुंच गया है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 64.3% लैंगिक अंतराल कम किया है। कितना प्रतिशत? 64.3% लैंगिक अंतराल कम किया है। यह रिपोर्ट 4 आयामों को मिलकर बनाया जाता है। कौन कौन से 4 आयाम हैं? आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, जिसमें भारत को 142वां स्थान प्रदान किया गया है। शिक्षा प्राप्ति, इसमें 26वां स्थान प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में इसको 142वां स्थान प्रदान किया गया है और राजनीतिक सशक्तिकरण में 59वां स्थान प्रदान किया गया है। इस सूची में आइसलैंड को लगातार 14वें वर्ष दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश क्या है? बना हुआ है। कब से? 14 वर्ष से दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन बना है? आइसलैंड बना। ठीक है, अब देखते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानते हैं कि विश्व आर्थिक मंच क्या है। तो यह एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराने का काम करता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन कौन सी और रिपोर्ट जारी की जाती है, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता सूची 2023 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 161वां, ऑप्शन बी 163वां, ऑप्शन सी 165वां, ऑप्शन डी 167वां। किसमें? पत्रकारिता स्वतंत्रता सूची में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 161वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई के अवसर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा
जारी किया जाता है। इसका विषय क्या था? तो अधिकारों के भविष्य को आकार देना, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ये शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। टॉप पे कौन है? नॉर्वे, सेकंड में आयरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क। वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया सूची में सबसे निचले स्थान पे रहे हैं। भारत 36.62 अंक के साथ 180 देशों में 161वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और जो सब 2022 में कितना था? 150 था। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, इंडिया का रैंकिंग डाउन होता जा रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में किस देश को सबसे खुशहाल देश माना गया है? पहला है स्वीडन, दूसरा डेनमार्क, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फिनलैंड। फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल किया गया है। यह लगातार 6ठी बार है जब फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है। इस रिपोर्ट का यह 10वां साल है। ठीक है, इस रिपोर्ट में टॉप 20 में कोई भी एशियाई कंट्री नहीं है। ठीक, इस रिपोर्ट में देशों को पिछले 3 साल का जो इनका जीवन का मूल्यांकन था उसका एवरेज निकालकर इसको बनाया गया है। इसमें भारत को 126वीं रैंक दिया गया है। पिछली बार कितनी थी? 136वीं रैंक थी। इस लिस्ट में अफगानिस्तान को सबसे लास्ट मतलब 137वां रैंक प्रदान किया गया। मतलब 137वां में इंडिया को 126वां रैंक मिला है। ठीक है, टाइम पत्रिका के अनुसार विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के किन स्थलों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए है वाराणसी और अमृतसर, ऑप्शन बी है लद्दाख और मयूरभंज, ऑप्शन सी है अमरावती और हम्पी, और ऑप्शन डी है रामेश्वरम और राजगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लद्दाख और मयूरभंज। यूएसए के टम्पा को पहला स्थान प्रदान किया गया है। 2 भारतीय स्थल, लद्दाख को 31वां स्थान और मयूरभंज जो उड़ीसा में है उसको 32वां स्थान प्रदान किया गया है। लद्दाख को रोमांच एवं खान पान के लिए 31वां स्थान प्रदान किया गया है और मयूरभंज को दुर्लभ बाग एवं प्राचीन मंदिरों के लिए 32वां स्थान प्रदान किया गया है। इस सूची का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है INS वागसीर, ऑप्शन बी है INS करंज, ऑप्शन सी INS वेला, ऑप्शन डी INS वागीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, INS वागीर। प्रोजेक्ट @75 के तहत INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह 5वीं स्टेल्थ सबमरीन है जो भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल किया गया है। तो देखते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत मिलने वाले जो 6 स्टेल्थ सबमरीन हैं कौन कौन से हैं। तो INS कलवरी जिनको 2017 में कमीशन कर दिया गया है। INS खंडेरी 2019 में किया गया। INS करंज 2021 में, INS वेला को भी 2021 में, INS वागीर को 2023 में और INS वागसीर को ये 2023 के लास्ट में या 2024 में कर दिया जाएगा। ठीक है, इस सबमरीन वागीर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़रूरी इसके पीछे के हिस्से में मैग्नेटाइज्ड प्रोपल्सन मोटर लगा हुआ है जिसकी तकनीक को फ्रांस से लिया गया है। इसी की वजह से अंदर से जो आने वाली आवाज़ है वो क्या है, वो बाहर नहीं जाती है। पनडुब्बी को अपना नाम INS वागीर विरासत में मिला है जो 1973 से 2001 तक नौसेना में सेवा करता था और इसका नाम सैंडफिश की एक प्रजाति वागीर के नाम पर रखा है। यह मछली समुद्र में बेहद गहराई पर रहकर क्या है, शिकार करती है और शिकार का पीछा तब तक करती है जब तक उसका निशाना न साध ले वो। ठीक है, क्या है वागसीर, क्या है, एक मछली है, सैंडफिश प्रजाति की मछली है। उसके नाम पे उसका नाम इसका अपन पनडुब्बी का नाम रखे हैं। क्या है उसका विशेषता, क्या है, समुद्र की बेहद गहराई पे जाकर वह शिकार कर सकती है और शिकार का पीछा तब तक करती है जब तक वह उस पर निशाना न साध ले। ठीक है, आगे देखते हैं। निसार उपग्रह किन किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है भारत और रूस, ऑप्शन बी भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी भारत और जापान, ऑप्शन डी भारत और यूरोपीय संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत और अमेरिका। भारत का जो इसरो है और अमेरिका का नासा एवं इसरो के संयुक्त सहयोग से निसार उपग्रह का विकास किया गया है। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, यह एक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसको पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है? तो ये 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्रण करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र,
बर्फ का द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्थल में वृद्धि, भूजल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। मतलब ये क्या करेगा, जितना भी अर्थ के टोपोग्राफी है उसका हमको क्या है, डेटा प्रदान करेगा। ठीक है, इसमें एल और एस अपर्चर डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है जो उच्च रेजोल्यूशन का डेटा भेजने के लिए हमारा क्या है, सहायता करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए GSLV-D2, PSLV-D2, SSLV-D2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी SSLV-D2। इसरो ने नया रॉकेट SSLV-D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। इसकी लंबाई 34 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। नैनो सूक्ष्म लघु उपग्रह एक या एक से अधिक ले जाने की क्षमता है इसमें। यह उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहाँ? निम्न पृथ्वी कक्ष मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने हेतु निर्मित किया गया है। अगला देखते हैं। इसरो ने हाल ही में कौन सी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए है NVS-01, NSV-01, VSN-01 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए NVS-01। GSLV-F12 या NVS-1 मिशन सोमवार 29 मई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया। इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब GSLV मिशन ने लगभग 2232 किलोग्राम वजन वाले NVS सिस्टम नेविगेशन सिस्टम 01 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात किया गया है। ठीक है, NVS-01 भारत की दूसरी पीढ़ी की नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, नाविक उपग्रह में से पहला है जो उन्नत सुविधाओं के साथ आता है। ठीक है, ये किसका है? दूसरी पीढ़ी का नाविक है जो क्या है? उन्नत सुविधाओं के साथ आता है। NVS-1 पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से और अधिक समृद्ध होगा। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए है। संग्रहालय में पांडुलिपियों के अलावा कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी इसमें बताई गई है जिसमें त्रावणकोर के वीर राजा अनिजाम तिरुनल मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। कोलाचेल वर्तमान में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कोलाचेल कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये जो केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ का क्या है? पहला संग्रहालय ओपन किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज़ MV गंगा विलास क्रूज़ का उद्घाटन किया गया। यह क्रूज़ किन दो स्थानों के बीच में चलाया गया? तो वाराणसी से हल्दिया, ऑप्शन बी हल्दिया से डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी वाराणसी से डिब्रूगढ़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक है, PM ने किया MV गंगा विलास क्रूज़ का उद्घाटन। PM ने MV गंगा विलास क्रूज़ का उद्घाटन किया। यह क्या है? 62 मीटर लंबी है और 12 मीटर चौड़ी है। यह महाबोधि मंदिर, हजारदुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोधगया, चंदानगर चर्च, चार बंगला मंदिर और अन्य सहित गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को क्या है? आपस में कनेक्ट करेगा। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 मतलब नेशनल वाटरवे 1 तथा ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मतलब नेशनल वाटरवे 2 को क्या है? आपस में जोड़ेगा। यह 51 दिनों की यात्रा में बांग्लादेश के 5 राज्यों से भी होकर गुजरेगा। ठीक है, इसका रूट कहाँ से होगा? इंडिया से बांग्लादेश, फिर इंडिया में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। ठीक है, केरल देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। डिजिटल सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डिजिटल डिवाइड पूरी तरह से समाप्त हो। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON परियोजना जो लगभग 90% पूरी हो चुकी है, डिजिटल डिवाइड को कम करेगी।
राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा नेटवर्क मिल सकेगा। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना वो कौन है? केरल। और एक है जो पूरी तरह से ई गवर्नेंस वाला राज्य बना है ना, ये कौन सा है? ये तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सियोम ब्रिज जो बना है अभी वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। अलोंग यकियोंगनग रोड पर सियोम ब्रिज एक 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब 100 मीटर लंबा है जो क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये आपका है सियोम ब्रिज। ठीक है, ये आपका आर्क, ठीक है, क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर है। सियोम नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले से होकर प्रवाहित होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी पर नया पुल ऊपरी सियांग जिले एवं अलोंग, जिसको आलो भी बोला जाता है, से आगे के लिए संपर्क में सुधार करेगा। इस ब्रिज के बनने के बाद जो हमारा बॉर्डर से कनेक्टिविटी क्या है? इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। उससे आवागमन का जो है हमारा जो सैन्य रक्षा के लिए जो गतिविधियां होती है उसमें क्या है? आसानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है, जो एक नशा विरोधी अभियान है। कौन सा अभियान? निजात अभियान। किस प्रकार का अभियान है? एक नशा विरोधी अभियान है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस के नशा विरोधी जो अभियान है, जिसका नाम निजात अभियान है, को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रसिद्ध IACP 2022 अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में क्या है? इसको स्टार्ट किया गया था। आगे देखते हैं अब नया क्वेश्चन। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था विश्व की आर्थिक स्थिति, विश्व की स्थिति। ऑप्शन सी है खंडित विश्व में सहयोग और ऑप्शन डी है डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी खंडित विश्व में सहयोग। ठीक है, इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच की थीम क्या थी? एक खंडित दुनिया में सहयोग। मंच ने दुनिया भर के नेताओं से उभरते आर्थिक संकट, ऊर्जा और खाद्य संकट, बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के साथ साथ अधिक टिकाऊ और लचीली दुनिया के लिए आधार तैयार करने का आह्वान किया है। यह आयोजन न केवल विश्व नेताओं को बल्कि विभिन्न उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, थिंक टैंक और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को ज्ञान साझा करने, सहयोग करने, वैश्विक समस्याओं के लिए अभिनव समाधान तैयार करने के लिए क्या है? एक साथ लाने के लिए यह मंच क्या है? स्थापित किया गया। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पैरवी करने वाला संगठन है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, कैंटन में स्थित है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लास स्वान ने की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल माना जाता है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू किया गया था। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में आने वाले लोग बौद्ध गुफाओं, चतुर्भुज नाला, गांधी सागर अभ्यारण्य, मंदसौर किला, नीमच के धर्मराजेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर सहित आसपास के स्थानों का भी पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल एडवेंचर करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन फेस्टिवल है। हाल ही में यायातसो झील को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह किस प्रदेश या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लद्दाख। हाल ही में यायातसो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है।
यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए एक स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। यह भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। किसके लिए? काली गर्दन वाले क्रेन के लिए। ठीक है, यह पक्षियों एवं जानवरों जैसे बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाले क्रेन और ब्राह्मणी बतख के लिए घोंसला निर्माण का स्थल है। सिक्योर हिमालय परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से 2017 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2017 में प्रारंभ किया गया था। यह एक 6 वर्षीय परियोजना है तथा वर्ष 2023 तक कार्यरत रहेगी। ठीक है, मतलब 2017 में आरंभ किया गया था, 6 वर्ष के लिए, 2023 में समापन है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 हिमालयी राज्य कौन कौन से? जम्मू कश्मीर है ना, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को के इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्र में हिम तेंदुओं का संरक्षण करना था। इसके अलावा खतरे में पड़ी आजीविका, आवास, शरण और अवैध वन्यजीव व्यापार को संबोधित करना था। अब आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश यूटी को में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में देश का पहला लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है। लिथियम एक रासायनिक तत्व होता है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत ही रिएक्टिव होता है, जिसका मतलब है कि लिथियम अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। अपनी इस अभिक्रियाशीलता की वजह से यह प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि केवल अन्य तत्वों के साथ यह यौगिक के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, देश में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके जिले सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार का पता लगाया है और यह भंडार कितना है? अनुमानित मात्रा किसका है? कितना है? 5.9 मिलियन टन क्या है? अनुमानित मात्रा है। ठीक है, अच्छा कौन किया है? तो GSI के द्वारा हुआ है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अभी लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे कई अहम खनिजों के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है, इसलिए ये क्या है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वर्तमान में चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? सप्लायर हैं किसके? लिथियम के लिए। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना कब हुआ था? 1851 में। रेलवे के लिए किया गया था, किसके लिए? कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए किया गया था। आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है दिसपुर असम में, बी बेंगलोर कर्नाटक में, सी पुणे महाराष्ट्र में या डी कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी पुणे महाराष्ट्र में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला ऊर्जा संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। प्लांट की स्थापना द ग्रीन बिलियनर लिमिटेड द्वारा की जाएगी। यह अगले साल तक 350 टन ठोस कचरे का उपचार करेगी। कंपनी की योजना है कि 350 टन ठोस कचरे से रोजाना 10 टन हाइड्रोजन बनाया जा सकेगा। आगे देखते हैं कि कचरे में बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल और घरेलू खतरनाक कचरा शामिल होता है। ऑप्टिकल सेंसर तकनीक का उपयोग करके पुणे में DGBL केंद्र में अलग किया जाएगा। इससे निकलने वाले गीले कचरे का उपयोग निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले जैव उर्वरकों की तुलना में बेहतर माने जाने वाले ह्यूमिक एसिड युक्त जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाएगा। कचरे से प्राप्त ईंधन का उपयोग प्लाज्मा गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 फरवरी को, ऑप्शन सी 2 मार्च को, ऑप्शन डी 2 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन है। ठीक है, 2 फरवरी 2071 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित किया जाता है। पहली बार यह 1997 में मनाया गया था। रामसर सूची के अनुसार सबसे अधिक रामसर स्थल वाले देश में यूके है, यूनाइटेड किंगडम 175 और उसके बाद कौन है? मैक्सिको 142। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 75 है, 75। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट कौन सी है? तो सुंदरवन का साइट है।
रामसर कन्वेंशन क्या है? तो ये एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। वेटलैंड जंतुओं ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है ना, एक पर्यावरण स्थापित करता है जहाँ कई उपयोगी वनस्पतियाँ और औषधि क्या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेटलैंड मानव जीवन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय, मत्स्य पालन, धान की खेती आदि आजीविका उपार्जन गतिविधियों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इतना देखें तो इसमें हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि होता क्या है। तो आर्द्र भूमि एक भूभाग है जहाँ पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से क्या है संतृप्त रहता है या उसमें डूबा रहता है। ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमि को परिभाषित करता है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक के हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म को दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होने के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कौन से बुक में दर्ज किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। हुबली उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र है। आगे देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? देखिए ये याद रखना है आपको, एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में 21 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। यह अब एस्टेरॉयड समेत अंतरिक्ष की गहराइयों को नापेगा और नई चीज़ें खोजेगा। इस टेलीस्कोप की वजह से एस्ट्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही ब्रह्मांड के कई रहस्यों का भी हमको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस प्रेसिडेंट कलर का पूर्वालोकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे प्रेसिडेंट कलर का पूर्वालोकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए INS द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS विराट और ऑप्शन डी INS विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? INS द्रोणाचार्य। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के गनरी मतलब गोलाबारी स्कूल INS द्रोणाचार्य को सम्मानित प्रेसिडेंट कलर का पूर्वावलोकन पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट कलर या निशान राष्ट्र की असाधारण सेवाओं के लिए किसी यूनिट को भारत के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। यह समुद्री योद्धाओं को तैयार करता है और उन्हें हमारे शक्तिशाली युद्धपोतों को चलाने के लिए पेशेवर कौशल और अदम्य साहस भावना से सुसज्जित करता है। INS द्रोणाचार्य को 2004 में कोच्चि केरल में गोलाबारी और मिसाइल युद्ध में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित मार्ग गलियारा परियोजना के तहत निम्न में से किस राज्य में हरित राजमार्ग विकसित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस परियोजना के द्वारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हरित राजमार्ग घोषित किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत 783 किलोमीटर लंबे सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी से राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के विकास के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच $500 मिलियन का समझौता किया गया है। हरित मार्ग का मतलब होता है वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण या सौंदर्यीकरण या रखरखाव। किसी भी रास्ते के आजू बाजू वृक्षारोपण करना या प्रत्यारोपण करना, सौंदर्यीकरण करना उस रास्ते का या उसका रास्ते का अच्छा रखरखाव करना, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? हरित राजमार्ग नीति 2015 का उद्देश्य क्या है? समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों की भागीदारी के साथ राजमार्ग गलियारों की हरियाली को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है NPP, ऑप्शन बी AAP, ऑप्शन सी CPI, ऑप्शन डी BSP। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आप AAP, आम आदमी पार्टी। ठीक है, चुनाव आयोग ने 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस मतलब TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब NCP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी NCP का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी
कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एमसीपी, बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी मतलब एनपीपी और आम आदमी पार्टी। अब ये क्या है, 6 राष्ट्रीय दल हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आयोग ने कहा है कि आपको 4 राज्यों मतलब दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ठीक है। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस प्रकार दिया जाता है ये हम देखेंगे। कैसे हासिल होता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तो कोई भी दल जिस 4 राज्य में प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है उस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या कोई दल 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, यानी कम से कम 11 सीटें जितना जरूरी है, लेकिन 11 सीट किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। या यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्य में से 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो इन 3 में से किसके थ्रू आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो वो है पहला, कोई भी दल जिसे 4 राज्यों में प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है और उस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। नाटो का नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन बना है, तो पहला है डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे। तो इसमें से कौन है, तो इसका आंसर है फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, ठीक है। कौन से नंबर का सदस्य है, 31वां सदस्य है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक रक्षा गठबंधन है। साल 1949 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इस संगठन में अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन के देशों पर अगर कोई हमला करता है तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे और विरोधी देश पर एक साथ हमला करेंगे। रूस से यूरोप को बचाने के लिए ये मेनली क्या है, नाटो का शुरुआत किया गया था, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति के गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया। ऑप्शन ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी रायमोना नेशनल पार्क, ऑप्शन डी ओरांग नेशनल पार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय हाथी परियोजना की सफलता के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव 2023 का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकना, ठीक है, लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकना और उनके गलियारों और आवास की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। असम देश में हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और गज उत्सव के लिए एक आदर्श स्थान क्या है बनाता है। भारत सरकार ने हाथियों और उनके प्रवास मार्ग और प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए 1991-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया और यह भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी कहलाता है, ठीक है। हाथी हमारा क्या है, राष्ट्रीय धरोहर पशु है। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटका। क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री संविधान निर्माता की जयंती पर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय संविधान निर्माता की 132वीं जयंती मनाने के लिए हैदराबाद में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कौन सी प्रतिमा है ये, कांस्य प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन किया। हैदराबाद में यह प्रतिमा अब भारत में अम्बेडकर की सबसे ऊँची प्रतिमा है, ठीक है। इनका अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में क्या है मनाया गया था। अब आगे देखते हैं PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में निम्न में से किस राज्य समूह को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन बी है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देश के 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना स्थापित किए जाएंगे। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में, ठीक है। क्या स्थापित किए जाएंगे,
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। टेक्सटाइल पार्क बनने से क्या होगा, लगभग 3 लाख लोगों को क्या है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। करीब 70,000 करोड़ रुपए का क्या है ये एक निवेश आएगा यहाँ, ठीक है। इन पार्कों को 2027-28 तक पूरा करने की बात की गई है। पीएम ने कहा है ये टेक्सटाइल पार्क दुनिया के लिए भारत में बनाओ मतलब मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पहल का बेहतरीन उदाहरण क्या है बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल पार्क 5F यानी फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के विजन को क्या है एक आकार देंगे, ठीक है। कौन कौन से 7 राज्यों को चिन्हित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मध्य प्रदेश के धार, महाराष्ट्र के अमरावती, तेलंगाना के वारंगल, अब तमिलनाडु के विरुधुनगर, कर्नाटक के कलबुर्गी और गुजरात के नवसारी में क्या है ये टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। भारत दुनिया के बड़े वस्त्र निर्यातकों में से एक है। 2030 तक $100 अरब के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य हासिल करना हमारा क्या है इसका उद्देश्य है, इस टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य। और 2027 तक विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनना है, किसमें, टेक्सटाइल में, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी है नालंदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा ये कौन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, ये संस्कृति मंत्रालय का एक अनुदेयी निकाय है जो दिल्ली में प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शिखर सम्मेलन का क्या थीम है, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज फ्रॉम फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें दुनिया भर के प्रख्यात विद्वान, संघ नेता और धर्म के अनुयायी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बुद्ध धर्म के दृष्टिकोण से सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, ऐसा राज्य जहां जल बजट लाया गया है, ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी केरल, ठीक है। केरल सरकार का जल बजट देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा लाया गया पहला जल बजट है। केरल में नदियों, झीलों, तालाबों, जलधाराओं की अच्छी संख्या होने के बावजूद भी, मानसून में अच्छी बारिश के बावजूद भी गर्मी के मौसम में पानी की समस्या होती है। यहाँ भारत में करीब 20 नदी बेसिन है, कितनी नदी बेसिन है, लगभग 20 के आसपास है। और वर्षा के जल को मिला दिया जाए तो यही 2 मुख्य मीठे पानी के स्रोत हैं इंडिया में। लेकिन इनका सटीक प्रबंधन नहीं होने के कारण अधिकांश पानी कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और इतने मीठे पानी के संसाधन होते हुए भी हम क्या है, हमारा देश पानी की समस्या से जूझ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, विश्व का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण, क्या बोल रहा है, पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण कहाँ, विश्व का है ना, एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियाई किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC स्थापित किया गया है, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है। एशियाई किंग गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब IUCN के तहत ये रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। रेड हेडेड वल्चर सर्कोजिप्सम कैल्वस बोला जाता है, जिसे एशियाई किंग गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में स्थानीय रूप से पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी भारत में स्थानीय रूप से पाया जाता है। डाइक्लोफिनाक के व्यापक उपयोग के कारण हाल के वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी आई है, इसलिए डाइक्लोफिनाक को पशु चिकित्सा उपयोग पर क्या है, भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कि देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है ए कोच्चि, बी चेन्नई, सी कलकत्ता और डी मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों के बीच शुरू किया गया है। वाटर मेट्रो के रूप में चलाई जाने वाली बोट्स को कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को केरल की सरकार ने जर्मनी के KfW के साथ मिलकर फंड किया है।
वाटर मेट्रो की शुरुआत पहले 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स के द्वारा किया जाएगा, फिर बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड KWML के द्वारा किया जाएगा। इसमें हिस्सेदारी क्या रहेगा? 74% केंद्र सरकार का हिस्सेदारी रहेगा और 26% कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? केरल में बनाया जाएगा। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीसरी पीढ़ी का साइंस पार्क टेक्नोल पार्क फेज 4 पल्लीपुरम तिरुवनंतपुरम टेक्नो सिटी में केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के करीब बनेगा। डिजिटल साइंस पार्क परियोजना की परिकल्पना एक बहुविषय क्लस्टर आधारित इंटरैक्टिव इनोवेशन जोन के रूप में किया गया था, जो डिजिटल तकनीकों पर केंद्रित है और इसके 2 साल में पूरे होने की उम्मीद है। डिजिटल साइंस पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, टिकाऊ स्मार्ट सामग्री के डोमेन से उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करता है। टेक्नो पार्क भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम में एक प्रौद्योगिकी पार्क है। यह विकसित क्षेत्र के मामले में भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT पार्क है। टेक्नो पार्क के अंदर 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, है ना। प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में चरण 1, चरण 2, चरण 3 शामिल है। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद चरण 4 भी एक SEZ मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा और टेक्नो पार्क के भीतर काम करने वाली कंपनी को कई प्रकार के आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार प्रमुख जल का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है टैंक, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी जलाशय और ऑप्शन डी है झील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तालाब। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की पहली जल निकाय जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने पहली जल निकाय जनगणना की रिपोर्ट जारी की है, जो देश में तालाबों, टैंकों, झीलों और जलाशयों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करता है। जल निकाय की जनगणना का उद्देश्य क्या है? सभी जल निकायों के आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण भरने की स्थिति आदि सहित विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र करके एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना क्या है? इसका एक उद्देश्य है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 24,24,540 जल निकाय की गणना की गई है, जिनमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में है और केवल 2.9% ही शहरी क्षेत्र में उपस्थित है। यह महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि महाराष्ट्र राज्य जल संरक्षण योजना में अग्रणी है। महाराष्ट्र राज्य जो है वह जल संरक्षण योजना में अग्रणी राज्य मतलब फर्स्ट रैंक पे है, जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक और तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। दमन और दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप को छोड़कर देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में संदर्भ वर्ष मतलब 2017-18 के साथ जल निकायों की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। ठीक है, ये आपका पूरा दिया गया है चार्ट, इसको एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और ऑप्शन डी रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिस पर 100% स्वामित्व किसका है? गवर्नमेंट का है। सरकार जरूरत पड़ने पर इसकी इक्विटी PSU बैंक को और वित्तीय संस्थानों को भी दे सकती है। रेल विकास निगम एक रेलवे प्रशासन है जो रेलवे की योजनाओं और उसको वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। इसका कार्य क्या है? रेलवे परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों में घरेलू बाजार और वित्त पोषित संस्थाओं के संपर्क करके वित्तीय संसाधन जुटाना क्या है? इसका एक कार्य है। पिछले कुछ वर्ष से जो RVNL है, RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड, शेयर मार्केट में प्रॉफिट में रहे हैं, इस वजह से ये इनको क्या है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किस प्रकार से आप मिनी रत्न से नवरत्न में और नवरत्न से महारत्न कंपनी बनते हैं, ये हम देखते हैं एक बार। मिनी रत्न से नवरत्न और नवरत्न से महारत्न कंपनी का दर्जा किस प्रकार दिया जाता है, ये देखते हैं। किसी भी सरकारी कंपनी को शेयर मार्केट में एनलिस्ट होना जरूरी है।
इसके बाद यदि वह कंपनी फ़ायदे में होगी तो सबसे पहले उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा, और कुछ वर्ष के बाद अगर वो और ज़्यादा फ़ायदे में रहती है ना, फ़ायदा होता रहेगा उसको रेगुलर, तो उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा, और फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा तो उसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी को नवरत्न बनने के लिए मिनी रत्न होना जरूरी है, और मिनी रत्न को महारत्न बनने के लिए महारत्न बनने के लिए नवरत्न होना जरूरी है। वर्तमान में 73 मिनी रत्न कंपनी है, 14 नवरत्न और 12 महारत्न कंपनी क्या है, भारत में स्थित है। भारत के नए संसद भवन का आकृति है, मतलब भारत का जो नया संसद भवन है उसका आकार क्या है, त्रिकोणीय है या गोलाकार है या आयताकार है या वर्गाकार है। तो सही आंसर क्या होगा, त्रिकोणीय आकार का है ना, त्रिभुजाकार भी बोला जा सकता है। मिनी रत्न, अच्छा ये मैं पीछे कर दिया। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय है। इसका त्रिकोणीय आकार इष्टतम स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है। इसका क्या मतलब निकलता है, जैसे ये पहले का संसद भवन था जो गोलाकार है ना, यहाँ कुछ स्पेस बच जाता था, और ये त्रिकोणीय आकार है, ये स्पेस को क्या है अच्छा इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, स्पेस को अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए इसका आकार त्रिकोणीय रखा गया है। ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 970 करोड़ रुपये में इसका निर्माण किया गया है। 888 सीटों की क्षमता वाला ये एक बड़ा लोकसभा हॉल है जो 3 गुना बड़ी होगी, मतलब जो पहले लोकसभा का था उससे 3 गुना बड़ा होगा। ठीक है, इसमें बैठने का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 888 सीट। ठीक है, यह राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर कहने का क्या मतलब है, इसका जो लोकसभा का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, वो पूरा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बेस्ड है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 384 सीटों तक की क्षमता वाला एक बड़ा राज्य सरकार का हॉल होगा, है ना। यह राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सीटें हो सकती है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से हॉल नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर ये लोकसभा हॉल में ही 1276 सीट बढ़ा के क्या है, संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। संवैधानिक हॉल प्रतीकात्मक और भौतिक रूप से भारतीय नागरिकों को हमारे लोकतंत्र के केंद्र में रखता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। मौजूदा संसद भवन का गोलाकार आकार मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में जो है गोलाकार आकृति है वो किससे प्रेरित है, तो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित जो 64 योगिनी मंदिर है उससे प्रेरित है। नए संसद भवन को त्रिकोणीय आकार में विशेष तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3 मुख्य स्थान है, कौन कौन सा, एक लोकसभा भवन, एक राज्यसभा और एक केंद्रीय लॉन्ज। ठीक है, नए संसद भवन में केंद्रीय हॉल को हटा गया है। केंद्रीय हॉल पहले क्यों था, संयुक्त सत्र के लिए रखा गया था। अब संयुक्त सत्र कहाँ होगा, लोकसभा भवन में ही होगा, है ना, इसलिए केंद्रीय हॉल को हटा के केंद्रीय लॉन्ज बना दिया गया है। नए संसद भवन का त्रिकोणीय आकार क्यों रखा गया है, तो क्योंकि ये त्रिकोणीय भवन पर बना हुआ है ना, त्रिकोणीय भवन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एरिया क्या है, त्रिकोणीय था, इसीलिए वास्तुकार बिमल पटेल जो थे इसके आर्किटेक्चर के मुताबिक इसका तिकोना होना देश के विभिन्न धर्म संस्कृति को दर्शाता है, क्योंकि कई पवित्र धर्मों में त्रिभुज आकार का विशेष महत्व है। जैसे हमारा जो हिंदू धर्म का श्रीयंत्र है वो त्रिभुजाकार में होता है ना, 3 देवी देवताएं हैं, इसीलिए त्रिभुज 3 जो देवी देवता हैं वो क्या है, त्रिभुज के प्रतीक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। 2024 में किसको मेजबानी दिया गया है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी एल्बनीज। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जोसेफ बाइडेन के साथ व्यक्तिगत उपस्थिति वाले तीसरे क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण के तहत उन्होंने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को एक बार फिर से दोहराया है। प्रधानमंत्री ने क्वाड के नेताओं को 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। मतलब 2024 में कौन मेजबानी करेगा, भारत मेजबानी करेगा। ठीक है, आगे क्या है, पंचकर्म संकल्प किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया योजना है। तो ऑप्शन ए है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री केरल के मुन्नार में आयोजित मंत्रालय के चिंतन शिविर के अंत में हरित शिपिंग और बंदरगाह के डिजिटलीकरण
किसके लिए? हरित शिपिंग और बंदरगाह के डिजिटलीकरण को ध्यान में रखते हुए पंचकर्म संकल्प की घोषणा की। ठीक है, पंचकर्म संकल्प योजना की घोषणा की। ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय 30% वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। किसके लिए? ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय 100% में से 30% वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ग्रीन टग ट्रांजिशन कार्यक्रम के तहत 2-2 टग खरीदे जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जाएंगे। नदी और समुद्री यात्राओं की सुविधा और उनकी बुकिंग के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया जाएगा और वर्ष 2024 तक तूतीकोरिन और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को स्मार्ट पोर्ट में चेंज किया जाएगा। ये 5 कार्य करने हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पंचकर्म संकल्प योजना कहा गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी यूएई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिस्र। देखते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा है। पीएम मोदी ने 11वीं सदी में बनी ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद हेलियोपोलिस राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक का भी दौरा किया। ध्यातव्य हो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के जो ये राष्ट्रपति हैं ये मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ भारत आए थे। ठीक है, अब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को 13 राष्ट्र ने सम्मानित किया है। ठीक है, वो 13 राष्ट्र कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, यूएई, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, पलाऊ, भूटान, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा एवं नवीनतम हाईकोर्ट किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा बताना है आपको और नवीनतम हाईकोर्ट बताना है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और झारखंड, दूसरा ऑप्शन है झारखंड और आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और असम, और ऑप्शन डी है असम और तेलंगाना। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा और नवीनतम हाईकोर्ट क्या है? ऑप्शन बी झारखंड और आंध्र प्रदेश। रांची झारखंड हाईकोर्ट अब परिसर के किसके लिहाज से? परिसर के लिहाज से देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी कई गुना बड़ा है। ठीक है, और जो इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है ना, ये तादाद के हिसाब से, मतलब कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेंच बैठ सकते हैं उसके हिसाब से देश का सबसे बड़ा कोर्ट है ये। ठीक है, कौन सा? इलाहाबाद है हाई कोर्ट। और भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, जो 1862 में बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है वो देश का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है, जो 25 नंबर पे है ना। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। हाल ही में विश्व जीवंतता सूचकांक मतलब वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा रहने योग्य स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन ए है वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है वियना ऑस्ट्रिया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसमें बोला है कि दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर 2023 की अपनी बहुपक्षीय ये सूची को लॉन्च किया है, जिसमें 5 मैट्रिक्स से मूल्यांकन किया जाता है। और कौन कौन से हैं ये? एक है स्वास्थ्य का देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और स्थिरता। इस रैंकिंग में उन शहरों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो जीवन की असाधारण गुणवत्ता प्रदान करने में उत्कृष्ट है। इस वर्ष सूचकांक में 172 शहरों को शामिल किया गया था और लगातार दूसरे वर्ष वियना ऑस्ट्रिया को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दूसरा, और इसके बाद क्रमशः 2 ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न और सिडनी हैं। भारतीय शहरों में नई दिल्ली और मुंबई को क्रमशः 141वें और चेन्नई को 144वें, अहमदाबाद को 147वें और बेंगलुरु को 148वें स्थान में क्या है शामिल किया है। ठीक है, आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के खबरों में रहे नैनो यूरिया की खोज किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारत। क्या है न्यूज़ में क्यों रहा? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया का अमेरिका को निर्यात करना शुरू किया है, इसलिए यह क्या है सुर्खियों में रहा है। नैनो यूरिया का आविष्कार और उत्पादन देशज रूप से भारत में ही किया गया है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया ने नैनो यूरिया विकसित किया है। नैनो यूरिया में नाइट्रोजन कणों के रूप में मौजूद होता है और नाइट्रोजन पादप विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इस उर्वरक में 20 से 50 नैनोमीटर आकार के नैनो नाइट्रोजन कण जल में घुले हुए होते हैं।
भारत के किस अमेरिकी चिप मेकर कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर और असेंबली प्लांट गुजरात में स्थापित करने हेतु करार किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रॉन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी मेटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माइक्रॉन। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपना प्लांट स्थापित करेगी। भारत में सेमीकंडक्टर के प्रमुख आयातक देश अभी कौन है? एक है चीन, दूसरा ताइवान, तीसरा है दक्षिण कोरिया। इसका सेमीकंडक्टर का उपयोग क्या है? वाहन निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या है इसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। मौजूदा समय में जितनी भी कार मार्केट में अवेलेबल है उन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया ही जाता है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, और इसका इस्तेमाल करंट को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। जितने मोबाइल फ़ोन से है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं जो चिप के फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने चलने का अधिकार लागू किया है? ऑप्शन है ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह अधिकार देने के लिए कार्रवाई को अमल में लाने के लिए आदेश जारी करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। पंजाब में भविष्य में बनने वाली नई सड़कें और वर्तमान सड़कों के विस्तार के समय राइट टू वॉक को ध्यान में रखकर साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर सड़क निर्माण से जुड़े विभागों व राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को भी पत्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बिपरजॉय चक्रवात कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन है अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी अरल सागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अरब सागर। चक्रवात बिपरजॉय एक प्रचंड चक्रवाती तूफान था जिसने गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में को प्रभावित किया। इसने अवसंरचना को व्यापक क्षति पहुंचाई और पशुधन के लिए आघात एवं मृत्यु का कारण बना, लेकिन मानवीय क्षति कम से कम देखी गई। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 26 जून को कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय जिसने इस महीने की शुरुआत में गुजरात में तबाही मचाई थी 1977 के बाद से उत्तरी हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। ठीक है, चक्रवाती तूफान को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। मतलब जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो उसके लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो क्या क्या हैं वो यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या होना चाहिए कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए। जो समुद्र का सतह है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर लंबवत हवा की गति में छोटे छोटे बदलाव होने चाहिए। पहले से मौजूद कमज़ोर जो निम्न दाब के क्षेत्र या निम्न स्तर चक्रवात का परिसंचरण होना चाहिए। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर उसका क्या है डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब विचलन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग ज्योग्राफी में और थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल दे चुका हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों को प्रदर्शित करता है जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक का है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर तक, मतलब गहरे, पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से से भी का भी प्रतिनिधित्व करती है। चट्टानों को उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों से लाया गया है। ठीक है, हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप हेतु भारत द्वारा चलाया गया अभियान का क्या नाम था? ऑप्शन ए है ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सहयोगी और ऑपरेशन साथी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को जीवन रक्षक मानवीय चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। आपातकालीन राहत सामग्री जिसमें जीवन रक्षक दवाएं, सुरक्षात्मक वस्तु और महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल थे जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए थी, की व्यवस्था की गई और तुरंत तुर्की और सीरिया के लिए रवाना किया गया। भारत वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सदियों पुरानी परंपरा की भावनाओं से दोनों देशों की सहायता किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान में चल रहे गृह युद्ध से जूझ रहे भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत, ऑप्शन सी ऑपरेशन कावेरी और ऑप्शन डी ऑपरेशन देवी शक्ति।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑपरेशन कावेरी। सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी सूडान के सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक क्या है? कोड नेम है ऑपरेशन कावेरी। अब देखते हैं ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान का कब्जा हो रहा था अफगानिस्तान में, तो इंडिया के थ्रू किया गया था। ऑपरेशन राहत यमन सरकार और हौथी विद्रोहियों के द्वारा के बीच जो संघर्ष हो रहा था, तो यमन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो गए? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 50 वर्ष। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? अब 1 अप्रैल 1973 में, और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। अखिल भारतीय बाघ अनुमान मतलब का 5वां चक्र का सारांश रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने जारी किया है 2022 में। ठीक है, इसका उद्देश्य बाघों की उनके प्राकृतिक आवासों में व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना और उन्हें विलुप्ति से बचाना है। प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बाघ संरक्षण पाए जाते हैं? इंद्रावती टाइगर रिजर्व पाया जाता है जो 1982-83 में बना है। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2008-9 में, और चाणकमाल टाइगर रिजर्व 2008-9 में बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, जो ये रिपोर्ट प्रकाशित होता है ये हर 4 साल में होता है ना। इसके पहले कब आया था? 2018 में ये रिपोर्ट आया था। ठीक, इसका और आगे का जानकारी हम लोग पर्यावरण में पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? ऑप्शन ए है HDFC, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी PNB। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए HDFC। ठीक है, किस प्रकार से बना देखते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक में विलय होने के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। विलय के बाद कोई घरेलू भारतीय बैंक दुनिया के सबसे बड़े 10 बैंकों की सूची में शामिल होगा। पहली बार कोई घरेलू भारतीय बैंक दुनिया के सबसे बड़े 10 बैंक की सूची में शामिल होगा। दुनिया के टॉप 3 बैंक में कौन कौन से हैं? तो पहला है JP मॉर्गन चेस, ये अमेरिका का है। ICBC ये आपका चीन का है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका एक, और चौथा हमारा HDFC बनेगा। ठीक है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंडोनेशिया में। ठीक है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये ज़रूरी है आपको याद रखना कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन इंडिया में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 2023 के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है, 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? भारत को। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, जो वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पर रखा गया है। भारत की ओर से G20 हेतु अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में 2024 में आयोजित होगा। ठीक है, कौन सा शिखर सम्मेलन? 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ब्राज़ील के। ठीक है, कब? 2024 में। G20 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ग्रुप ऑफ 20 भी बोला जाता है इसको। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है ये। G20 का स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। इसका कोई मुख्यालय नहीं है ना। ये एक ऐसा संगठन है जिसका कोई भी एक मतलब परमानेंट अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, हर साल इसकी मेज़बानी किसी न किसी एक कंट्री को जो G20 का सदस्य है उनको दिया जाता है। देख लेते हैं कि कौन कौन G20 का सदस्य है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। G20 सदस्य कौन कौन है? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये आपको याद रखना है। किस प्रकार से याद रखोगे? हालांकि 20 है, आपको ये याद रखने
थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, तो मैं आपको एक इसका तरीका बता देता हूँ कि इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे 19 देश हैं प्लस यूरोपीय संघ है ना, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? हमको तो ये पता है कि कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महाद्वीप है, ये पता है। तो उन महाद्वीप के हिसाब से जैसे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 आ गए। साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना आ जाएंगे। उसके बाद आपका अफ्रीका से साउथ अफ्रीका आ जाएगा, और ओशनिया से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब बचता है एशिया, ठीक है। सॉरी, इसके पहले हम लोग यूरोप को देख लेते हैं, ठीक है। यूरोप से कौन कौन आएगा? इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, है ना। और अब एशिया का देखो, तो एशिया से तुर्की आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, रसिया आ जाता है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और कोरिया, है ना, साउथ कोरिया और जापान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये तो आप आराम से बता लोगे, उसके बाद एक बार मैप में आप जाओगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जिन्हें युद्धाभ्यास के लिए विदेश भेजा गया था, पहली महिला फाइटर पायलट जो विदेश गई हैं युद्धाभ्यास के लिए, कौन है? ऑप्शन ए है शिवा चौहान, ऑप्शन बी दीपिका मिश्रा, ऑप्शन सी शालिजा धामी, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने विदेश में हवाई युद्ध अभ्यास के लिए में हिस्सा लिया। और ये कौन सा युद्धाभ्यास था? तो भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ था, उसमें हिस्सा लेने ये जापान गई थी। और देख लेते हैं अन्य के बारे में। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली, कहाँ? सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? शिवा चौहान है। शालिजा धामी कौन है? तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं, ठीक है। IFA, ठीक है, के वीरता पुरस्कार से सम्मानित वायुसेना की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी दीपिका मिश्रा हैं। शिवांगी सिंह कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने राफेल की पायलट बनी है, ठीक है। शिवांगी सिंह कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो राफेल की पायलट बनी है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी अंशुल कांति, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजय बंगा। अजय पाल सिंह बंगा ने विश्व बैंक अध्यक्ष का पदभार लिया। IMF और वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता करने वाले ये पहले अश्वेत बने हैं, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता करने वाले पहले अश्वेत बने हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशकों ने बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के तौर पर चुना है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके सदस्य 189 कंट्रीज़ हैं। निम्न का मिलान कर बताएं कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? नागालैंड कोनराड के संगमा, मेघालय नेफ्यूरियो, त्रिपुरा माणिक साहा और इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? ये राज्य और उनके मुख्यमंत्री हैं। तो इसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी त्रिपुरा के CM माणिक शाह है। माणिक शाह यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह है। कौन सा दल? BJP। चुनाव हुआ था 16 फरवरी 2023 में। ऐसे ही आगे आप देख लेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट कौन है? तो ऑप्शन ए है सुरेखा यादव, ऑप्शन बी ज्योति कुमारी, ऑप्शन सी लता कुमारी, ऑप्शन डी मुमताज काजी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है, क्योंकि वह हाल ही में शुरू हुई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। मध्य रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति में के अनुसार ट्रेन 13 मार्च को निर्धारित समय पर सोलापुर स्टेशन से रवाना हुई और आगमन के निर्धारित समय से 5 मिनट पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन में पहुंची। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी, ठीक है। हाल ही में PIB के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रकाश और ऑप्शन डी सिद्धार्थ मोहंती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
राजेश मल्होत्रा। ठीक है, यहाँ पे और भी मैं बता दिया हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। ठीक है, जो नए नए रिक्रूटमेंट हुए, ठीक है, जिनको नियुक्त किया गया है उनको यहाँ मैं बता दिया हूँ। पीआईबी के जो महानिदेशक बने हैं अभी वो कौन है, राजेश मल्होत्रा, और जो पूर्व महानिदेशक थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रकाश, और जो सिद्धार्थ मोहंती हैं वो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। SS दुबे कौन है, तो ये महालेखा नियंत्रक हैं जो 28वें क्रम के हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, हाल ही में देश की शीर्ष खुफिया एजेंसी रॉ के नए चीफ किसको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए सामंत गोयल, ऑप्शन बी तपन डेका, ऑप्शन सी रवि सिन्हा और ऑप्शन डी सुबोध कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, रवि सिन्हा को नए रॉ प्रमुख के रूप में क्या नियुक्त किया गया। पुराने रॉ प्रमुख कौन थे, सामंत गोयल थे। तपन डेका कौन है, तो ये IB के प्रमुख हैं। सुबोध कुमार सिंह कौन है, तो ये NTA के प्रमुख हैं। प्रवीण सूद कौन है, CBI के निदेशक हैं। डॉक्टर मनोज सोनी कौन है, तो ये UPSC के चेयरमैन हैं। और AK मोहंती कौन है, तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। अमित अग्रवाल कौन है, ये UIDAI मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के पद पर किनको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए सुमन बेरी, ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ऑप्शन डी BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है डी, श्री BVR सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ये 1987 बैच छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो श्री सुब्रमण्यम ने पिछले 3 दशकों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन किया तथा वे विश्व बैंक में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे थे। श्री सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो ये भारत के PM होते हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद में नियुक्त हैं। विक्रम देव दत्त कौन है, तो ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक हैं। ठीक है, आज ये कंप्लीट होता है हमारा जनवरी जो 2023 से लेके जून 2023 तक। आपको ये PDF हमारे द पढ़ंतु ऐप में आपको मिल जाएगा। ये हमारी क्या है, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम अकाउंट है, आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारा बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है PSC के लिए, आपको ज्वाइन करना है तो आप सुभद्रा भवन जो RBI के सामने है, यहाँ आके एक बार पता कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे आप क्या है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा कंप्लीट हुआ है जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का 6 महीने का करंट अफेयर। अब नेक्स्ट 6 महीने का करंट अफेयर आपका जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में दे दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।